प्रश्न आपके सामने, ध्यान से सोच समझ के जवाब देना है। आपस में बातचीत एकदम नहीं करनी है, ठीक है, और ना एक दूसरे की नकल करनी है। क्या करना है, अपनी सोच समझ के आधार पर आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो ये 2022 में पूछे हुए प्रश्न उत्तर हैं हमारे, तो आप सभी इसका जवाब देंगे। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में बहुभाषावाद के लिए कौन सा कथन सही है? बताएंगे जल्दी। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सभी प्यारे साथी जुड़ जाएंगे और जवाब देते हुए चलेंगे। प्रश्न नंबर 1, और इसका सही जवाब क्या होगा आपके अनुसार? श्रद्धा स्नेहा ए दे रही हैं। चलो देख लेते हैं अब कौन सा सही है भैया। क्या कह रहे हैं, बहुभाषावाद के लिए कौन सा कथन सही है? पॉजिटिव बिंदु आपको खोजना है। अगर बात करें डी की, बहुभाषिक कक्षा में प्रत्येक बच्चे को मातृभाषा से शुरू करते हुए हिंदी फिर अंग्रेजी इस तरह से 3 भाषाएं सीखनी चाहिए, जो कि गलत है। बहुभाषावाद क्या ऐसा कहता है? वो किन्हीं 3 भाषाओं को, बहुभाषावाद कहता है कि बच्चा 2 से अधिक भाषाएं सीखे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदी अंग्रेजी सीखनी जरूरी है। आप अन्य आधुनिक भाषाएं भी सीख सकते हो, है ना, जो आपकी 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं हैं, और ये चीजें त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। ये चीजें किस में आती हैं? पहले मातृभाषा में शुरू करना है और फिर अंग्रेजी और फिर आप अन्य 3 भाषाएं, तो त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत आते हैं। और आपने दे दिया भैया डी, तो ये तो होगा ही नहीं। बहुभाषावाद का मतलब क्या है? बच्चों के भाषा को संसाधन के रूप में स्वीकार करना। आपको मैंने पढ़ाया भी था। अब कुछ बच्चे दे रहे हैं बी कि बहुभाषिक कक्षाओं का यह उद्देश्य है कि सभी विद्यार्थी जहां तक संभव हो अधिक से अधिक भाषाएं सीख सकें। हमारा उद्देश्य बच्चों को ज्यादा भाषाएं सिखाना नहीं है बेटा। क्या है हमारा उद्देश्य? बच्चों को उनकी भाषा के बच्चों की भाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग करना, जिससे कि आप जो भाषा बच्चों को लक्ष्य भाषा सिखाना चाह रहे हो, उसको सिखाने के लिए आप मीडिएटर के रूप में बच्चों की मातृभाषा को प्रयोग कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, बहुभाषावाद का प्रयोग भाषा और विषयों के शिक्षण अधिगम के लिए एक संसाधन के रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो बहुभाषा का प्रयोग कैसे होना चाहिए? एक संसाधन के रूप में होना चाहिए। जब ये नहीं है कि आप 2 या 3 भाषाएं सिखाओ या ज्यादा से ज्यादा भाषाएं सिखाओ, है ना। हमारा उद्देश्य बच्चे को बहुभाषी बनाना नहीं है। बहुभाषावाद, मल्टीलिंग्वलिज्म, जो एक संसाधन के रूप में भाषा को देखता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, ठीक है। बहुभाषावाद पहले प्रश्न पर ही लुढ़क गए हो, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं तुम्हारे, हैं। देखो ये चीज गांठ बांध लो कि बहुभाषावाद आ जाए तो उसका उद्देश्य कभी ये नहीं होगा बच्चों को 3 या 3 से अधिक भाषाएं, ज्यादा से ज्यादा भाषाएं सिखाना, कभी उद्देश्य नहीं है। बहुभाषावाद यानी कि संसाधन है। बहुभाषावाद भाषा को एक संसाधन मानता है, इसके अलावा कुछ नहीं मानता। इतनी बात दिमाग में बैठ जाएगी तो जिंदगी में गलत ही नहीं होगा, ठीक है। आगे अभी बहुत प्रश्न आएंगे ऐसे ही, तो ध्यान रखना, आपको ध्यान से उत्तर देना है। यहाँ तक समझ में आ गया ये वाला? तो थम्स अप कर दो। अपनी गलती का एहसास हुआ कि नहीं हुआ, या डाउट सस्पेंस बना हुआ है अभी भी? बताओ मुझे, फिर मैं आगे अगले प्रश्न पर बढ़ूंगी। दूसरा, भाषा शिक्षण के किस उपागम में समूची पाठ्य सामग्री के अर्थ पर ध्यान दिया जाता है, बजाय कि एक एक शब्द के अर्थ पर? बताओ जल्दी। समझ गए? वेरी गुड। तो अब इसको बताओ, 2 नंबर प्रश्न, ध्यान से समझना है और सही से उत्तर देना है, एक दूसरे की नकल नहीं करनी है आपको, ठीक है। देखो ये जो उपागम है, यहाँ पर आप बी ऑप्शन दे रहे हैं। प्रश्न संख्या भी डाला करो, कौन से का दे रहे हो? जितेंद्र ने सी दिया है, संरचनात्मक उपागम, बहुत बढ़िया। और श्रीकांत मुंडे सी दे रहे हैं और ज्यादातर बी दे रहे हैं। देखो भैया, जो सी दे रहे हो यानी कि अभी तुम्हें बहुत जरूरत है पढ़ने की। सुनो, भाषा शिक्षण के किस उपागम में, पहले प्रश्न को समझा करो, प्रश्न क्या कह रहा है, किस उपागम में समूची पाठ्य सामग्री, इसी ने उत्तर को खोजने में मदद करी है। समूची पाठ्य सामग्री का मतलब है समग्र भाषा उपागम। समूची का मतलब होल, होल कोई ही, समूची और समग्र एक ही सिक्के के 2 पहलू, यानी कि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर संरचनात्मक उपागम तो होगा ही नहीं। जब भी संरचनात्मक उपागम की बात आएगी तो ध्यान रहना, आपके दिमाग में व्याकरण आना चाहिए। जब भी संरचना की बात आएगी तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि व्याकरण की बात हो रही है। और यहाँ पर व्याकरण की बात प्रश्न में करिए कि नहीं करी, तो व्याकरण पर केंद्रित नहीं होना है। जब समग्र भाषा उपागम की बात करते हैं तो वो व्याकरण पर केंद्रित नहीं होता है, संपूर्ण भाषा को ही एक उपागम यानी कि संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाए, ठीक है। तो इसलिए संरचनात्मक उपागम नहीं होगा। संप्रेषण ये आपकी कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है। और विभिन्न दर्शन ग्राही उपागम,
ये किसके लिए आवश्यक है? जिसमें विभिन्न शिक्षण विधियां आती हैं, है ना, कि जो एक आवश्यक गुण है किसका? एक शिक्षक का। विभिन्न दर्शनग्राही, ये किसका? एक शिक्षक का आवश्यक गुण है, जिसको सभी विधियों की यानी कि एक से अधिक विधियों की जानकारी होनी चाहिए, उनका प्रयोग करना आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें विभिन्न दर्शनग्राही उपागम में विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियां आती हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, तो आगे बढ़े प्रश्न संख्या 3 पर। अगर कोई सा प्रश्न ऐसा लगे कि मैम ये अभी समझ नहीं आया, दोबारा समझाओ, तो बता देना, फिर मैं आगे बढ़ती चलूंगी। प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। वाक समुदाय लोगों का वह समूह है जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए भाषा के विशिष्ट प्रकार में बात करते हैं, भाषा के प्रयोगों के संदर्भ में एक समान मानकों का प्रयोग करते हैं, जिनके एक समान वाक विकार हैं, एक समान भाषा का शिक्षण करते हैं। 3 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे आप मुझे जल्दी। मैम पीडीएफ कहाँ पर है? मेरी जेब में पीडीएफ। ठीक, तुम जवाब दे दो बस, जैसे जैसे तुम्हें चाहिए कि तो मैं तुमको बांटती चलूंगी, जेब से एक एक पीडीएफ निकालती चलूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का जवाब दे दो। क्या होगा? आद्या ने ए दिया है। ओके, और बताओ। यहाँ पर आप 3 का ए ऑप्शन दे रहे हैं कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए भाषा विशिष्ट प्रकार में बात करना। ओहो, वाक समुदाय। वाक समुदाय का मतलब एक ऐसा समुदाय जो एक ही प्रकार की भाषा बोलते हैं, है ना। एक समुदाय, एक समूह जो एक ही प्रकार की भाषाओं और नियमों का प्रयोग करते हैं, बोलने के लिए एक ही तरह के मानकों का प्रयोग करते हैं। एक कैसे हो जाएगा? तुम कह रहे हो कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए भाषा के विशिष्ट प्रकार में बात करना, ये कोई वाक समुदाय नहीं है कि आप विशिष्ट प्रकार में बात करते हो। ये एक विशेष प्रकार के, ये एक समान मानकों का प्रयोग करना। जैसे कि मैंने आपको मैं बताऊं कि अगर हम हिंदी बोल रहे हैं हम, लेकिन हिंदी आप भी बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ। हिंदी में भी वाक समुदाय यानी कि बोली क्या है? एक छोटे समूह, है ना, एक छोटे समुदाय की जो भाषा है, जो एक ही तरह से बोलते हैं, कि लहजे का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरठ साइड की बात करें तो वहाँ के लोगों की बोली अपनी अलग तरीके से यानी कि खड़ी बोली ज़्यादा बोली जाती है। और वहीं दिल्ली साइड में जाएं तो दिल्ली साइड में क्या बोलते हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास आप कभी देखोगे कि मेरे को तेरे को ऐसे बात करते हैं, है ना, मेरे को क्या लेना, तेरे को पता है क्या, है ना। तो वहाँ की बोली जो लहजा है वो अलग तरीके का है भाषा हिंदी ही। हिंदी इनकी बोली के अलग अलग प्रकार हैं। और वहीं अगर आप उधर मुंबई साइड की चले जाएं तो उधर अगर हिंदी बोलेंगे तो वहाँ का मानक बोलने का अलग है ना। वहाँ पर उनको लिंग का भी नहीं पता चलता कि वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग में कि आ रहा हूँ या आ रही हूँ कैसे करना है ना। वो लिंग में भी क्या हो जाता है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं खाती हूँ कह देते हैं, मैं खाता हूँ को। तो इस तरह से क्या है कि भाषा के प्रयोग के संदर्भ में एक समान मानक, यानी कि उनके एक स्टैंडर्ड, उनके मानक एक समान है सबके बोलने के। इसलिए यहाँ पर आपका क्या होगा? बी ऑप्शन, जिनके एक समान वाक विकार है। विकार का मतलब वाणी के दोष है, विकार थोड़ी कह सकते हैं। उनकी बोली का जो स्टैंडर्ड है वो एक समान है, मानक एक समान है, लेकिन विकार नहीं कह सकते हैं। ठीक है, एक समान भाषा का शिक्षण करते हैं, वो शिक्षण नहीं करे, वो बोल रहे हैं। तो वाक समुदाय का मतलब वह छोटा समूह, है ना, छोटा समूह जो एक समूह है जिसके द्वारा बोली बोली जाती है। बोली और भाषा में अंतर क्या है? जो छोटे समूह के द्वारा बोली जाती है, और भाषा क्या है? जो बड़े समुदाय के द्वारा। तो हम सब भाषा बोल रहे हैं, लेकिन भाषा के भी अपने अपने मानक हैं, सबके अपने अपने स्टैंडर्ड है बोलने के। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे हो मुझे पहले ये बताओ। यहाँ पर कोई विशिष्ट उद्देश्य के लिए बोलना नहीं हो रहा है ना, विशिष्ट उद्देश्य के लिए बोलना नहीं हो रहा, वो अपनी स्वाभाविक लहजा है बोलने का, सबका अपना अपना समान लहजा है। अगर आप यहाँ से यानी कि आप जहाँ भी रहते हो, आप वहां से दिल्ली चले गए, है ना, और दिल्ली जाकर भैया तुम्हें थोड़े से शिष्ट, है ना, और आपको आप कहकर बात करने की आदत है, किसी से बात करोगे कि आप ठीक है, आपने ऐसा कर लिया, और आपके जो क्लासमेट हैं वो कहेंगे तू कहाँ से आ गया यार, हमारी क्लास में हम तो तेरे को वो गाली गलौज भी कर रहे हैं, सब तरह की बोली भाषा कर रहे हैं, है ना। तो वो उनका अपना वाक समुदाय है, वो उनका वाणी समुदाय, और उसमें आप स्वयं को अकल अलग पाएंगे, अकेला पाएंगे। हालांकि हिंदी आपकी है, हिंदी उनकी भी है, कहने का मतलब वो है। तो आगे चलें, प्रश्न संख्या 4। कक्षा 5 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाते समय रचनावादी उपागम का प्रयोग करती है, उसे अपनी कक्षा में किसी युक्ति का अनुसरण नहीं करना चाहिए। बताएंगे किस युक्ति का अनुसरण नहीं करना चाहिए? 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए?
4 का ए दिया मनु सिंह, नितिन साहू सी, बहुत बढ़िया, नितांशु सी दे रही हैं। प्रश्न को समझ लो ध्यान से मनु। देखो, कक्षा 5 की अध्यापिका विद्यार्थियों को कहानी सुनाने के समय रचनावादी उपागम का प्रयोग करती है। अब उसको किसका अनुसरण नहीं करना चाहिए? तो बाबू कंठस्थीकरण नहीं, नेगेटिव है, जो उसको निकाल दो। आप कंठस्थ पे रोट लर्निंग पे थोड़ी ध्यान दोगे, तो इसलिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें, कौन सा भाषा अर्जन के दौरान आरंभिक शब्द त्रुटि का अतिशय रूप से विस्तार का उदाहरण है? भाषा अर्जन के दौरान आरंभिक त्रुटि का अतिशय रूप से विस्तार का उदाहरण है। बच्चे उड़ती हुई सभी चिड़िया को गौरैया कहते हैं। बच्चे प्रवाह के साथ नहीं बोल पाते। बच्चे किसी बात को अभिव्यक्त करने के लिए केवल मुख्य शब्द का सहारा लेते हैं, जैसे माँ सेब खाती है। बच्चे अपनी बोली गई बातों को दोहराते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइएगा। ए बी सी डी। जल्दी से, जितनी जल्दी जवाब दोगे उतनी जल्दी प्रश्न होते चले जाएंगे, ठीक है। पांच का ए दे रहे हैं जियान। SR यादव सी, बहुत बढ़िया। जितेंद्र ने भी सी दिया, वेरी गुड। निक्कू ने ए दिया, बहुत बढ़िया। अब देखो भैया, इधर आ जाओ, जो सी दे रहे हैं उनको कुटाई चाहिए। अगर बच्चा केवल मुख्य शब्द का सहारा ले रहा है तो वो नहीं है, टेलीग्राफिक स्पीच नहीं है। टेलीग्राफिक स्पीच है तो कह रहे हैं कि बच्चा बस किसी एक सिंबल के रूप में किसी एक शब्द का प्रयोग कर रहा है ना, तो उसको टेलीग्राफिक स्पीच कहते हैं। और इन्होंने क्या कहा कि भाषा अर्जन के दौरान जब बच्चा अपनी पहली भाषा सीख रहा है तो शुरू में वो गलतियां करता है, और गलती का कभी कई बार क्या होता है? अतिशय विस्तार हो जाना। उसको उदाहरण क्या होगा कि एक बच्चे ने देखा कि ये जो उड़ रही है, तो उसने सुना, मतलब ऑब्जर्व किया हर कोई क्या कह रहा है, उसको चिड़िया कह रहा है, तो उसने समझा कि हर उड़ने वाली चीज क्या? चिड़िया है, यानी कि गौरैया है। लेकिन हर उड़ने वाली वस्तु गौरैया नहीं हो सकती, वो बाज भी है, वो कौवा भी है, वो कोयल भी है, गौरैया नहीं है। तो ये क्या? उसकी गलती का अतिशय विस्तार है ना। तो जहां उसने एक चीज को जैसा सुना और हर चीज में वैसा ही समझना शुरू कर दिया कि दूध देने वाले, उसने देखा उसके घर में गाय है, तो उसने सोचा हर दूध देने वाला पशु गाय होगा। वो कुत्ते को भी गाय समझ रहा है, सॉरी कुतिया जो है उसको भी गाय समझ रहा है, वो भी दूध अपने बच्चों को पिला रही है, वो भैंस को भी गाय समझ रहा है। तो इसको कहते हैं कि गलती का अतिशय विस्तार हो जाना, है ना। एक के बारे में एक आपकी स्टीरियोटाइप, रूढ़िवादिता की धारणा बन जाना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर ए करेक्ट है, सी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, भाषा शिक्षण के किस उपागम के अर्थ में, किस उपागम में अर्थ के प्रति समझ बनाने की जगह वाक्यों के प्रतिरूपों को याद करने पर बल दिया जाता है? व्याकरण अनुवाद विधि, संप्रेषणात्मक उपागम, प्रत्यक्ष विधि, संरचनात्मक उपागम। पहचानेंगे। प्रश्न संख्या 6। ये सारे PYQ हैं, दिक्कत मत लो, 2022 में पूछे हुए, ज्यादा पुराने भी नहीं, ज्यादा नए भी नहीं है ना। तो ऐसे ही में प्रीवियस ईयर की आपको नए प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर प्रीवियस ईयर ही ढंग से कर जाओगे ना, तो आपकी बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी। किस पे? पेडागोजी पे। और उनको मैं करवाऊंगी, ऐसा नहीं है मैं नहीं करवाऊंगी, रेगुलर प्रैक्टिस चल रही है। एक दिन गार्गी मैम करा रही है, एक दिन मैं करा रही हूँ, है ना। तो आज मैं करा रही हूँ, कल फिर गार्गी मैम आपको कराएंगे। ऐसी 100 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी। तो जल्दी जल्दी आप समझते रहेंगे, जवाब देते रहेंगे। 6 का आप सी और ए ऑप्शन दे रहे हैं कि बेटा कि किस उपागम में अर्थ के प्रति समझ बनाने की जगह वाक्यों के प्रतिरूपों को याद करने पर बल दिया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप कह रहे हैं प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि याद करने पर बल नहीं देती है। प्रत्यक्ष विधि कैसे कह सकते हो? प्रत्यक्ष विधि तो अपनी यानी कि वो लर्निंग बाय डूइंग, वो अभ्यास करके सीखने पर बल देती है ना। प्रत्यक्ष विधि तो करके सीखने पर बल देती है। आप सुनकर बोलोगे, है ना, सुनकर बोलोगे। और इसमें कह रहे हैं कि वाक्य के रूपों को याद करना, वाक्य के रूपों को याद करना। तो वाक्य का रूप कैसे? राम घर जाता है, इसी तरह से, यानी कि इसको वाक्य गठन उपागम कह सकते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य गठन उपागम। और ये जो वाक्य गठन उपागम है, ये संरचनात्मक उपागम का ही दूसरा नाम है, ठीक है। वाक्य गठन उपागम किसका नाम है? तो कहेंगे आपका जो संरचनात्मक उपागम है, इसी का दूसरा नाम है। व्याकरण अनुवाद विधि में अनुवाद के माध्यम से, संप्रेषणात्मक उपागम में कम्युनिकेशन के माध्यम से, प्रत्यक्ष विधि में करके सीखना, यानी कि आप सुनकर बोल रहे हो, अनुकरण करके सीख रहे हो। लेकिन यहाँ पर वाक्य के प्रतिरूपों को याद करना, जैसे आपको कोई भी भाषा सिखाई जाए तो कह दिया राम घर जाता है, इस तरह से आपको 10 वाक्य बनाने हैं। राम घर जाता है, सीता घर जाती है, रिया घर जाती है, नीतीश घर जाता है ना। नाम लेके वो एक ही प्रतिरूप को सीख रहा है। उसके बाद अब नेगेटिव, राम घर नहीं जाता है, सीता घर नहीं जाती है, मनु घर नहीं जाता है,
उसी तरह से फिर आप अन्य वाक्य बनाएंगे कि इसी तरह से वह खाना खाता है, वह रोता है, वह सोता है। तो वाक्य के एक प्रतिरूप के आधार पर बच्चे अन्य सैकड़ों वाक्य बनाना सीख जाता है। इसी को संरचनात्मक उपागम या वाक्य गठन उपागम कहा जाता है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो जहां वाक्य के प्रतिरूपों को याद करने की बात आएगी तो उसको वाक्य गठन उपागम कहते हैं, और उस वाक्य गठन उपागम का ही दूसरा नाम क्या बच्चे? हमारा संरचनात्मक उपागम हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े और प्रश्न संख्या 7, गहन पठन क्या है बताओ जल्दी। गहन पठन क्या है? 7 नंबर प्रश्न। ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है, समझा करो जानम, समझा करो। नहीं समझते हैं आप, मैं बार बार कहती हूँ कि मत पूछा करो ये बेहुदे सवाल कि मैम ये लेवल 1 या लेवल 2 है, ये दोनों के लिए है, हिंदी है, कॉमन है। गहन पठन क्या है? सेवन का बी दे रहे हैं, गंभीर पठन। वेरी गुड, है ना, गंभीर पठन है एकदम। गहन पठन क्या है? गंभीर रूप से पठन करना। अब इसको सरसरी तौर पर पठन यानी कि स्किमिंग भी नहीं कहेंगे, न पठन से पूर्व न सामूहिक पठन है, ये तो सभी का सही गया, वेरी गुड। निम्न में से कौन सा डिस्ग्राफिया का लक्षण है? बोलेंगे कौन सा डिस्ग्राफिया का लक्षण है? लेखन में कठिनाई, ध्वनि वर्ण या शब्दों को दोहराना। देखो डिस्ग्राफिया, जब ग्राफ की बात आती है, चलो आप सोचो फिर मैं देखती हूँ आप क्या जवाब दे रहे हैं। बताओ जल्दी, 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? लेखन, वेरी गुड, है ना। ग्राफ का मतलब लिखना, तो यह लेखन की कठिनाई से संबंधित है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, जिन शब्दों को बच्चे सुनते पढ़ते हैं उन्हें समझने में कठिनाई है तो नहीं होगा। निम्न में से कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है? नेगेटिव पूछा है, संबद्धता स्थापित करना, अनुमान लगाना, अंतःक्रिया करना या विश्लेषण करना। बताओ भाई कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है? 9 नंबर प्रश्न। कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है? मैम जी सी भी तो होगा, कौन से में माही? इसमें, इसमें कैसे हो जाएगा? इसका बताओ। 9 का, 9 का ए दे रहे हैं, वेरी गुड। अब देखो इधर आओ, इधर आओ थोड़ा समझे। इधर उपकौशल, उपकौशल का मतलब जो पढ़ने में मदद करते हैं। सबसे पहली बात आ जाती है बी, आप कह रहे मैम ये नहीं है, तुम कुटोगे, कुटने के काम क्यों कर रहे हो? इन्होंने नेगेटिव पूछा और मैंने आपको बताया जब भी बात आएगी कि आप अनुमान लगा रहे हो, है ना, आप कल्पना कर रहे हो, ठीक है, आप सारांशीकरण कर रहे हो, ठीक है, सारांश कर रहे हो, ये सब पठन के उपकौशल हैं। और हमसे पूछा जो नहीं है, संबद्धता स्थापित करना। संबद्धता का मतलब एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध स्थापित करना, जोड़ना, बिल्कुल करेक्ट है। जब तक आप संबद्धता स्थापित नहीं कर पाओगे एक शब्द की दूसरे शब्द से तो कैसे पढ़ोगे? राम घर जाता है और वह घर जाकर पाठ पढ़ता है, तो एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध स्थापित हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो संबद्धता भी जरूरी है। जब तक एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध नहीं होगा तो आप अर्थ निर्माण कैसे करोगे? ठीक है, विश्लेषण करना, किसी चीज को टुकड़ों में तोड़ना, ये भी पठन के उपकौशल के अंतर्गत आता है कि कोई वस्तु अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो उसको टुकड़ों में तोड़कर उसके अर्थ को समझा जाए और पुनः उसको संश्लेषण कर दिया जाए, ये भी पठन का उपकौशल है। लेकिन बच्चे अंतः क्रिया करना नहीं है। अंतः क्रिया करने का मतलब क्या है? जब आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हो, इंटरेक्ट का मतलब जब आप संप्रेषण कर रहे हो, तो ये संप्रेषणात्मक कौशल में काम आती है अंतः क्रिया, समझे। संप्रेषण कौशल की जब बात होती है तो संप्रेषणात्मक कौशल में क्या होता है? अंतः क्रिया होती है, जो कि पठन के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, ये पठन के अंतर्गत नहीं है। पठन में आपको ये अंतः क्रिया, ये चीजें करनी पड़ेंगी। संबंधता, एक शब्द से, एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध स्थापित करना, विश्लेषण भी आ जाएगा और अनुमान लगाना भी। लेकिन सी, अंतः क्रिया किससे रिलेटेड है? तो आपको कारण भी पता होना चाहिए आपका प्रश्न क्यों गलत हुआ, और आपकी उस पर क्लैरिटी बनी या नहीं बनी वो भी आपकी काम की बात होनी चाहिए। अगर आप इस तरह से मॉक टेस्ट भी इसी तरह से आप करते हो, है ना, कुछ बच्चों को मॉक टेस्ट ही नहीं लगाने आते कि 10 गलत हो गए, ठीक है, अगली बार दूसरा लगा दिया उसमें 5 गलत हो गए, 5 सही हो गए, फिर दोबारा लगा दिया, एक बार नंबर ऊपर जा रहे हैं, एक बार नीचे जा रहे हैं, अच्छे गए तो खुश हो गए, कम गए तो हम दुखी हो गए। तो ये तरीका नहीं होता है। आप देखा करो कौन सा प्रश्न क्यों गलत हुआ, चारों ऑप्शन का पोस्टमार्टम कर डालो जब तक ना समझ में आ जाए, तब जाकर समझ बनती है पेडागोजी में, नहीं तो यूं ही रह जाओगे लटके हुए। ठीक है, जैसे मैं करवा रही हूँ ऐसे ही आपकी समझ बननी चाहिए।
पठन के बारे में कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, पठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पाठ्य सामग्री से सूचनाएं और ज्ञान अर्थ निर्माण के साथ साथ ग्रहण किया जाता है। डिकोडिंग लिखे हुए शब्दों को सही तरह से उच्चारित करने के लिए अक्षरों के नमूनों के ज्ञान के साथ साथ अक्षर ध्वनि संबंध के ज्ञान का इस्तेमाल करने की क्षमता है। तो मुझे 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएंगे क्या होगा? ABCD। 10 नंबर प्रश्न सोचो समझो जल्दी से। दस नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? यहां पर आप बी ऑप्शन दे रहे हैं, कुछ बच्चे ए दे रहे हैं। देखो, पठन के बारे में कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन करो। अगर ए ऑप्शन को देखो कि पठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पाठ्य सामग्री से सूचनाएं ज्ञान अर्थ का निर्माण किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है ये तो। अगर बी देखे डिकोडिंग लिखे हुए शब्दों को सही तरह से उच्चारित करने के लिए अक्षरों के नमूनों के ज्ञान के साथ साथ अक्षर ध्वनि संबंध के ज्ञान का इस्तेमाल करने की क्षमता है। कथन तो दोनों ही सही है आपके, है ना, कथन आपके दोनों ही सही है। पठन के बारे में देखो, जब तक आप डिकोडिंग नहीं करोगे तो आप पठन कैसे करोगे? ठीक है, तब तक आप पठन कैसे करोगे? तो यहाँ पर डिकोडिंग लिखे हुए शब्दों को सही तरह से उच्चारित करने के लिए अक्षरों के नमूनों के ज्ञान के साथ साथ अक्षर ध्वनि संबंध के ज्ञान का इस्तेमाल करने की क्षमता है। ठीक है, मेरे अनुसार दोनों सही है, लेकिन आयोग ने ए को सही लेकिन बी को गलत माना है। ठीक है, आयोग ने किसको? ए को सही बी को गलत। 1 मिनट में आयोग का दोबारा से रीचेक कर लेती हूँ आंसर, कई बार देखने में भी गलती हो जाती है ना। 1 सेकेंड रुको। प्रश्न संख्या 10। ए ही सही होगा आपका, ए ही सही है। ओके, ए सही है जिन्होंने ए दिया है। आगे चलो, इसका उत्तर दें। कक्षा 2 की अध्यापिका अपनी कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन करना चाहती है, वह कौन सा कार्य करवा सकती है? जल्दी बताएंगे। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 का जवाब देंगे, सॉरी 11। तो यहां पर आप ए, वेरी गुड, कि दीवार पर उपयुक्त ऊंचाई पर कहानी और पोस्टर लगाना। वह निम्न में से कौन सा कार्य करवा सकते हैं? बच्चों की कहानियां सुनाना, कक्षा की दीवार को सजाने के लिए दीवार का सी दे रहे हैं कि कक्षा की दीवार को सजाने के लिए दीवार पर फूल और पशुओं के चित्र चिपकाना। बाबू, मुद्रित समृद्ध परिवेश का मतलब दीवार को सजाना नहीं होता है, समझा करो थोड़ा सा कि कक्षा की अध्यापिका मुद्रित समृद्ध परिवेश प्रिंट रिच एनवायरनमेंट बनाना चाहती है। क्यों? ताकि बच्चा उसको देखे, अंतः क्रिया करे और भाषा को सीखे। अगर आपको इंग्लिश सिखाई जा रही है तो पूरी दीवार पर जो भी लिखा होगा वो इंग्लिश में लिखा होगा, बच्चा अंतः क्रिया करेगा, सीखेगा। इनके चित्र के साथ पढ़ना, और पढ़ने के लिए दीवार को सजाना नहीं होता, दीवार पर उपयुक्त ऊंचाई पर कहानियां पोस्टर लगाना। बच्चों को कहानी सुनाना नहीं, मुद्रित लिपि के अनुसार लिखने के लिए कहना, भाई उपयुक्त ऊंचाई पर। क्यों? कि बच्चा केवल देख पाए, अगर नीचे होगा तो बच्चा फाड़ देता है भैया। तो उपयुक्त ऊंचाई हो, इतनी हो कि बच्चे का हाथ ना जाए, लेकिन हाँ नजर से अंतः क्रिया कर पाए, वो देख पाए, है ना। इसलिए दीवार पर उपयुक्त ऊंचाई पर कहानी और पोस्टर लगाना मुद्रण समृद्ध परिवेश को सृजन करता है। यहाँ पर सी आपका नहीं होगा। ठीक है, हमारा उद्देश्य क्लास को सजाना नहीं है, हमारा उद्देश्य क्लास में वो पढ़ने का माहौल क्रिएट करना है, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट बनाना है। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर प्रश्न चलते हैं। नीचे भाषा कौशलों के विकास के लिए कुछ गतिविधियां दी गई हैं, निम्न में से कौन सी श्रवण कौशल के विकास के लिए प्रयुक्त की जा सकती है? अध्यापक कहानी में पात्रों की भौतिक आकृतियों का वर्णन करने के लिए
और उनका चित्र बनाने के लिए कह सकती है, बच्चों को कहानी पढ़ने के लिए कहा जाए, बच्चों को याद रखने योग्य घटना सुनाने के लिए कहा जाए, बच्चों को अपने से पढ़ी गई कहानी प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए। तो 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? मैम जी मुद्रित का मतलब क्या है? मुद्रित का मतलब होता है छपी हुई, प्रिंटेड। मुद्रित को कहते हैं प्रिंटेड, है ना, प्रिंट की हुई, छपी हुई। यहां पर 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब देंगे आप, क्या होगा आपके अनुसार? 12 नंबर प्रश्न, 12 का डी आप दे रहे हैं, मैं देख लूं। बच्चों के अपने से पढ़ी कहानी प्रस्तुत करने के लिए कहना। बच्चे देखो, इन्होंने कहा है कौन सी श्रवण कौशल के विकास के लिए प्रयुक्त की जा सकती है ना, श्रवण सुनने के लिए। और तुम डी पर जा रहे हो। थोड़ा प्रश्न को समझो कि अध्यापक कहानी में आए पात्रों की भौतिक आकृतियों का वर्णन और उनका चित्र बनाने के लिए कह सकते हैं। बच्चों की कहानी पढ़ने के लिए कहा जाए, बच्चों को याद रखने, पढ़ना तो श्रवण से रिलेटेड नहीं है, भाषण से रिलेटेड है। बच्चों को याद रखने की घटना सुनाने के लिए कहा जाए, ये बोलने से संबंधित है। बच्चों को अपने से पढ़ी कहानी प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए, तो यहाँ पर क्या है, आकृतियों का वर्णन करना। अध्यापक कहानी में आए भौतिक आकृतियों का वर्णन करने, उनका चित्र बनाने के लिए कह सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 12 नंबर प्रश्न का क्या जवाब होगा? यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप कहोगे मैम ये कैसे हो सकता है? मैंने पाठ पढ़ाया आपको, मैं जो बात बता रही हूँ, बताने के बाद प्रश्न पूछूंगी आपसे कहानी का वर्णन, कि भैया क्या समझा उसका वर्णन करो। वर्णन तभी करोगे जब आपने ढंग से सुना होगा। यही है श्रवण कौशल के विकास के लिए किस गतिविधि को प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, कि नीचे भाषा कौशलों के विकास के लिए कुछ गतिविधियां दी गई हैं, कौन सी श्रवण कौशल के विकास के लिए जरूरी है। अब ये कह रहे बच्चों को कहानी पढ़ने के लिए कहना, केवल पढ़ने के लिए कहोगे तो वो केवल उनके वाचन कौशल को सुधारेगी, पठन कौशल को सुधारेगी। ठीक है, और बच्चों को याद रखने के लिए ये उसके अंतर्गत नहीं आएगा। याद रखना रोट लर्निंग हो गया। बच्चों को अपने पढ़ी गई कहानी प्रस्तुत करने के लिए, तो सही क्या हो जाएगा आपका? ए, कि कहानी बच्चा सुनेगा ध्यान से तभी उसका वर्णन अपने शब्दों में कर पाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। मनुष्य भाषा उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह से वयस्कों के अनुकरण व पुनर्बलन के माध्यम से अन्य दूसरे कौशल व क्षमताएं। भाषा अर्जन का विचार किससे संबंधित है? देखो ध्यान रहना, अब प्रैक्टिस आरंभ हो चुकी है आपकी, और वैसे भी मैं और गार्गी दीदी तो रेगुलर से ही आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, अगर आपने इन पर कमांड कर ली तो समझ लेना पूरी पेडागोजी, सबकी पेडागोजी लगभग रिलेट कर जाती है। तो सीडीपी और हिंदी पेडागोजी आपको पूरी सीटेट पर कमांड करवा सकती है, और क्वालिफाई करने में बहुत बड़ी मदद करते हैं ये दोनों पेपर, सीडीपी भी और आपकी सीटेट हिंदी की पेडागोजी। ये आपको इंग्लिश हो या संस्कृत हो, हर भाषा की पेडागोजी को समझने में मदद करती है। ठीक है, तो अब जितने भी प्रश्न आपको मैं करवाऊंगी प्रैक्टिस के दौरान, उन पर अच्छे से आपकी कमांड होनी चाहिए। मैं बेहतरीन प्रश्न निकाल कर लाऊंगी, और कोई भी उत्तर आपको गलत नहीं बताया जाएगा, अकॉर्डिंग टू आयोग, जो आयोग ने बताया वही। और कई बार आयोग 1-2 प्रश्न गलत भी बता देता है, तो उसमें क्यों बताया वो भी मैं बताऊंगी। जैसे अभी 10 नंबर वाला मैंने बताया, आयोग ने माना है 2, लेकिन होना चाहिए उसका 1, दोनों ही सही है। ठीक है, तो यहां पर आप सी ऑप्शन दे रहे हैं, व्यवहारवादी उपागम। देखो एक बार फिर से, मनुष्य भाषा उसी प्रकार सीखते हैं जिस तरह वयस्कों के अनुकरण, बिल्कुल अनुकरण और पुनर्बलन की परिभाषा है ना, तो पुनर्बलन का सिद्धांत आपका स्किनर यानी कि व्यवहारवाद पर आधारित है। ठीक है, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, आगे देखेंगे। नॉम चॉम्स्की ने यह विचार दिया था कि मनुष्य सहजात भाषिक क्षमता के साथ पैदा होता है। इस क्षमता को किसकी उपस्थिति में परिवेश से जुड़े मौखिक निवेश से समर्थित होने की जरूरत है? बताइएगा। 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सौम्या कह रही है इंग्लिश पेडागोजी में प्रॉब्लम है। अच्छा, हिंदी तो कंप्लीट है, बढ़िया, हिंदी का तो कोई गलत नहीं हो रहा, हिंदी का गलत नहीं होना चाहिए, इंग्लिश अपने आप सुधर जाएगी। यहाँ पर ए ऑप्शन आप दे रहे हैं, कुछ बच्चे सी दे रहे हैं। बेटा देखो, नॉम चॉम्स्की ने तो सीधे से भाषा अर्जन उपकरण की बात करी है, और कहीं क्यों जा सकते हो ये बताओ? अधिगम भाषा उपकरण, ये कौन सा उपकरण है जो डी दे रहा था? कौन है ये? महानुभाव, ए हो जाएगा। बच्चों को अवकाश गृह कार्य के रूप में अपनी रुचि की कोई 10 कहानियां पढ़ने के लिए कहा जाता है। इस तरह से उन्हें क्या करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है? बताओ, रुचि की कहानी पढ़ने की बात हो रही है, तो 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब देंगे मुझे जल्दी से। 15 का बी दिया, वेरी गुड। और मैम आज तो संस्कृत का टर्न था, चलो परसों करवा दूंगी।
संस्कृत परसों करवा दूंगी, कल तो गार्गी मैम कराएंगी, परसों फिर मैं इसी तरह से संस्कृत के प्रश्न लाऊंगी, ठीक है। 200 तो नहीं। तो विस्तृत पठन, रुचि की बात हो रही है, तो जहां आनंद के लिए पढ़ा जाता है वो विस्तृत पठन होता है, उसको एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं, है ना। और जहां एक एक शब्द पर ध्यान केंद्रित किया जाए, गहनता से पढ़ा जाए, वो गहन पठन है। और जल्दी जल्दी पढ़ना, सरसरी तौर पर पठन, और बारीकी से पठन, विशिष्ट तथ्यों को खोजने के लिए बारीकी से पठन किया जाता है। 16 बच्चे को कोरी स्लेट की बच्चे कोरी स्लेट की भांति हैं और भाषा अधिगम इन कोरी स्लेटों पर भाषिक आदतों की छाप है। यह विचार किसके द्वारा समर्थित है? समझो जल्दी। बच्चा कोरी स्लेट की भांति है और अधिगम इन कोरी स्लेट पर क्या है? भाषिक आदतों की छाप है। तो मैंने थोड़ी सी हिंट आपको अपने बोलने के तरीके से भी दे दी है, बाकी आपके ऊपर है कि आप कहाँ कौन सा ऑप्शन चुनेंगे 16 नंबर प्रश्न के लिए। 16 का डी दिया है जियान ने। पक्का? 16 बी माही, वेरी गुड। आदत की बात बच्चा जहां आ जाए ना, जहां भी आदत की बात आ जाए, कहीं भटको ही नहीं, वहां स्किनर के पास चले जाओ, व्यवहारवादियों के पास चले जाओ, जहां आ जाए भाषिक आदत। भाषिक आदत या भाषा आदत है ना, भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया है। क्या कह रहे हैं? भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया है। तो जहां भी आदत की बात आ जाए, स्किनर यानी कि हम व्यवहारवाद के पास जाएंगे और कहीं नहीं, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे 17, कौन सा मानक अनुच्छेद लेखन के आकलन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? कौन सा मानक अनुच्छेद लेखन के आकलन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, आपको बताना है। क्या स्टैंडर्ड आप अनुच्छेद लेखन के लिए सही नहीं मानते हैं? कि टॉपिक वाला वाक्य हो, अनुच्छेद को विस्तार देने वाले तत्व हो, सुंदर हस्तलेखन हो, या संबद्धता हो? बताइएगा जल्दी। यहाँ पर प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब क्या है आपके अनुसार? मैम ग्रामर भी करवा दें? चलो ग्रामर भी करवा दूं। ग्रामर के 2-4 प्रश्न आते हैं, वो गद्यांश के थ्रू करवा दूंगी। किसी दिन एक स्पेशल क्लास गद्यांश की रखूंगी जिसमें हम केवल और केवल गद्यांश करेंगे, ठीक है। उसके लिए भी निश्चिंत रहो, प्रीवियस ईयर के सब तरह के गद्यांश। और फिर एक दिन स्पेशल क्लास पद्यांश की रखूंगी जिसमें प्रीवियस ईयर के लगभग सभी पद्यांश आपको करवा दूंगी। आपकी तैयारी ऐसी हो जाएगी न जाने कैसे, है ना। सोते सोते भी बोलोगे कि हिंदी पेडागोजी, कुछ भी पूछ लो, कुछ गलत ही नहीं हो सकता। तो बस अभ्यास करो मेरे साथ जुड़कर। 17 नंबर प्रश्न का जवाब दे दो। आप सी ऑप्शन दे रहे हैं, वेरी गुड भैया। सुंदर राइटिंग नहीं जरूरी है, राइटिंग सुंदर ना हो वो जरूरी नहीं है, लेकिन स्पष्ट होनी चाहिए, वो तो जरूरी है ना। तो ये एक मानक नहीं हो सकता अनुच्छेद लेखन का। ये टॉपिक वाले वाक्य होने चाहिए, सही बात है। टॉपिक है दहेज प्रथा, तुम ला रहे हो किसको? कोई भी आंदोलन ले आए, है ना। टॉपिक दहेज प्रथा है, तुम पर्यावरण प्रदूषण का ले आए, तो भैया वाक्य टॉपिक वाले होने चाहिए। तो यहाँ पर सुंदर हस्तलेखन जरूरी नहीं है। पाठ्य सामग्री में आए कठिन शब्दों को समझाने के लिए अध्यापक उन शब्दों का मातृभाषा में अनुवाद करती है, फिर विद्यार्थियों को याद करने के लिए कहती है। वह किस विधि का प्रयोग कर रही है, बताएंगे मुझे। व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, संरचनात्मक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, बताएंगे। प्रश्न संख्या 18। अठारह का सही जवाब, ध्यान से पढ़ेंगे और जवाब देंगे कि कठिन शब्दों को समझाने के लिए मातृभाषा में अनुवाद करती है, फिर विद्यार्थियों को याद करने के लिए कहती है। वह किस विधि का प्रयोग कर रही है? देखो जब भी मातृभाषा में अनुवाद की बात आएगी, सीधी सी बात है व्याकरण अनुवाद विधि, वेरी गुड, है ना। क्या हो जाएगी? व्याकरण अनुवाद विधि, और कहीं हमें जाना ही नहीं है। प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा को माध्यस्थ नहीं मानती है। अगर प्रत्यक्ष विधि की बात करें तो यहाँ मातृभाषा में अनुवाद नहीं किया जाते हैं, डायरेक्ट भाषा के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। संरचनात्मक उपागम अभी बताया पीछे आपको, जब भी संरचना, ये व्याकरण यानी कि वाक्य गठन उपागम है। आगे चलते हैं। ध्वन्यात्मक जागरूकता के 3 चरण कौन से हैं, बताओ जल्दी। ध्वन्यात्मक जागरूकता के 3 चरण कौन से हैं? 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ध्वन्यात्मक जागरूकता के 3 चरण कौन से हैं? ध्वन्यात्मक जागरूकता, सी ऑप्शन आप दे रहे हैं, कुछ बच्चे बी दे रहे हैं। देखो ध्वन्यात्मक जागरूकता का मतलब क्या है कि बच्चा ध्वनि को सुन, समझे और पहचाने, वह ध्वन्यात्मक जागरूकता। जब अंत में क्या होती है, सबसे पहले तो अक्षर की पहचान होनी चाहिए, तभी तुकबंदी होगी, है ना।
लटक चटक मटक पटक, तो अंत में टक टक, ये क्या है, राइमिंग हो रही है। और राइमिंग जब हो रही है जब आपको अक्षर की पहचान होगी। और यहाँ पर क्या है, अक्षर हो, अक्षर के साथ तुकबंदी हो और स्वनिम, वह ध्वनि अंत में आनी चाहिए। स्वनिम का मतलब वह ध्वनि आपकी अंत में आनी चाहिए। वाक्य नहीं है यहाँ पर, ध्वन्यात्मक जागरूकता की बात करें तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। अक्षर, तुकबंदी हो और स्वनिम हो, ये ही हमारी ध्वन्यात्मक जागरूकता कहलाती है, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न, अध्यापक अपने विद्यार्थियों को पढ़ाए गए पाठ के सारांश पर आधारित एक कार्य पत्रक देती है, जिसमें हर 5वें शब्द को हटा दिया गया। मुझे नहीं लगता आगे पढ़ने की जरूरत है, तुम आराम से उत्तर दे दोगे इसका, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जवाब देंगे 20 नंबर प्रश्न का। यहाँ पर क्या जवाब दे रहे हैं आप, 20 का ए। बिल्कुल क्या हो जाता है, क्लोज टेस्ट आपका करेक्ट हो जाता है। क्या होगा, क्लोज टेस्ट एकदम करेक्ट है, क्योंकि प्रत्येक 5वें या छठे शब्द को हटा दिया जाए वहां पर आपका क्लोज टेस्ट होता है, ठीक है। और आगे बढ़े, यहाँ तक के 20 प्रश्न सभी समझ में आ गए हैं या नहीं आए। नेक्स्ट चलते हैं। पठन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, पठन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, नेगेटिव आपसे पूछा है। मैम 19, अच्छा माही, देखो माही 19 को समझाती हूँ। ध्वन्यात्मक जागरूकता का मतलब क्या है कि ध्वनि के तत्वों को पहचानना और उनके साथ काम करने की योग्यता। एक शब्द में लिख सकते हो ध्वन्यात्मक जागरूकता क्या है। यानी कि ध्वनि के तत्वों को पहचान कर उनके साथ काम करने की योग्यता। तत्वों को पहचान कर उनके साथ काम करने की योग्यता क्या कहलाती है, ध्वन्यात्मक जागरूकता कहलाती है। अब यहाँ पर अगर अक्षर, शब्द और वाक्य, वाक्य ये व्याकरणिक संरचनाओं पर केंद्रित हो जाएगा तो ये ध्वन्यात्मक जागरूकता नहीं हो जाएगा। यहाँ पर वाक्य है और शब्द की जब बात हो रही है तो ये ध्वन्यात्मक जागरूकता नहीं, व्याकरणिक संरचना पर केंद्रित हो गया। ध्वनि, स्वरमान और तान, ये संगीत, तान कहाँ है, ये संगीत में आ रही है तो ये संगीत से रिलेट करता है। अक्षर और तुकबंदी, अक्षर देखो ध्वनि के तत्व हैं ये, अक्षर और उसमें स्वनिम, ध्वनि का सब, ध्वनि का एक नाम स्वनिम भी है। आप स्वन ध्वनि को पहचानोगे, ध्वनि के साथ साथ उसको अक्षर के साथ तुकबंदी करोगे तो ये तुकबंदी, अक्षर और स्वनिम ये तीनों ध्वनि के तत्व हैं, है ना। गहराई, गति और लय, तो गहराई और गति ये किससे संबंध करते हैं, ये पठन प्रवाह को दर्शाते हैं कि आप किस प्रवाह में पढ़ रहे हैं, तो ये पठन के प्रवाह से संबंधित है, ठीक है। तो इन्होंने कहा ध्वन्यात्मक जागरूकता, ध्वनि के तत्व को पहचाना। स्वनिम, ध्वनि जो मैं बोल रही हूँ वो स्वनिम है और इस स्वनिम को जैसे ही मैंने लिख दिया, जैसे ही मैंने लिख दिया अ, ये ध्वनि है, ए को मैंने लिख दिया, अभी अक्षर बन गया। तो पहले स्वन को पहचानना, फिर अक्षर और फिर उसके बाद तुकबंदी होती है। तो ये ध्वनि के मुख्य तत्व कहे जाते हैं, ध्यान रखना। ध्वनि के ये 3 तत्व मुख्य हैं जो आपके सामने हैं। 21 पर आ जाएंगे, पठन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, मुझे बताएंगे। 21 नंबर प्रश्न, कौन सा कथन सही नहीं है। बहुत बढ़िया, यहाँ क्या जवाब आ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है। देखो, पठन का तात्पर्य शब्दों को ध्वनि देना और डिकोड करना। पठन का मतलब केवल डिकोड करना नहीं होता है, डिकोड का मतलब केवल रीडिंग करना नहीं होता है, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना भी होता है। तो पढ़ने, ग्रहण करने और समझने की प्रक्रिया है। पठन रचनात्मक है, बिल्कुल क्रिएटिव है, जब आप समझोगे तभी तो होगा, रचनात्मक है। पठन ये समझने की क्षमता है कि रचनाकार क्या संप्रेषित करना चाहता है, तीनों सही है। लेकिन जो गलत है वो है डिकोड करना, केवल डिकोड करना पठन नहीं है, लेकिन पठन के साथ साथ अर्थ ग्रहण करना जरूरी है। तो इसलिए जो सबसे कम इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है वो है ए, ठीक। नेक्स्ट, भाषा अध्यापक कक्षा 5 के विद्यार्थियों को कहानी में आए मुख्य पात्रों के बारे में आए विशेषण शब्दों की पहचान करने के बारे में कहती है। यह पठन गतिविधि कहलाती है। गहन पठन, विस्तृत पठन, सरसरी तौर पर पठन या सहयोगात्मक पठन। 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब देंगे मुझे, क्या होगा आपके अनुसार सही।
मैम की 20 नंबर क्वेश्चन समझा दे एक बार। 20 नंबर में क्या नहीं समझ में आया? ज़्यादा नहीं समझ रहे हो तुम आजकल? ये तो कुछ भी नहीं है। 20 नंबर क्लोज टेस्ट नहीं पता है? क्लोज टेस्ट का मतलब जब किसी वाक्य का पांचवा छठा वाक्य पांचवा, प्रत्येक वाक्य का पांचवा शब्द हटा दिया गया, उसकी पूर्ति करने के लिए कह दिया गया, तो उसको क्लोज टेस्ट कहते हैं। उसको अब खुद पढ़ना जाके, क्लोज टेस्ट किसको कहते हैं, खुद से भी रिसर्च किया करो, हर चीज मेरे ऊपर मत डाल दिया करो। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ए। कई बच्चे बी दे रहे हैं। अच्छा, विस्तृत पठन कैसे हो जाएगा? विस्तृत पठन किस लिए होता है? ये तो रुचि और आनंद के लिए होता है ना। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? विशेषण शब्दों की पहचान, है ना, मुख्य पात्रों के बारे में है, विशेषण शब्दों की पहचान करने के लिए कह रहा है। तो जब विशिष्ट तथ्यों की गहनता से खोज की जा रही है, विशेषण की पहचान की जा रही है, तो यहाँ पर गहनता आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर विस्तृत पठन नहीं है, नर्सरी सहयोगात्मक पठन, कोलैबोरेटिव लर्निंग, कि यहाँ पर बच्चे सहयोग से पढ़ रहे हैं, नहीं, सहयोगात्मक पठन भी नहीं है, है ना। तो यहाँ पर गहनता से पठन किया जा रहा है, जिसमें बच्चे विशेषण शब्दों की पहचान कर रहे हैं। तो वहां बच्चे गहनता से पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखो, निम्न में से कौन सा कथन बच्चों में उच्चारण कौशल के संवर्धन के बारे में सही है? उच्चारण कौशल का संवर्धन, संवर्धन का मतलब क्या है? बढ़ाना, कि बच्चे के उच्चारण कौशल को कैसे विकसित किया जाए, इसके संदर्भ में कौन सा सही है? तो शब्दों को समझना सीखो पेडागोजी के। पेडागोजी आसान कठिन नहीं है। कठिनता कहाँ आती है? जब आपको पेडागोजी की शब्दावली समझ में नहीं आती, और जिस दिन आपने शब्दावली को समझना शुरू कर दिया, पेडागोजी अपने आप आसान हो जाती है। ठीक है, तो मेरे से पूछा करो मैम इसका अर्थ क्या होगा, तो मैं बताऊंगी। हालांकि मैं बताती हुई चलती हूँ आपको हर शब्द का क्या मीनिंग हो सकता है, फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो पूछ लिया करो कि मैम इस शब्द का अर्थ समझ नहीं आया है। समझोगे शब्दों को, तभी आप आगे उत्तर भी सही देख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब क्या हो जाता है? 23 का क्या होगा सही जवाब? सी ऑप्शन आप दे रहे हैं, कई बच्चे ए ऑप्शन दे रहे हैं। गलती बहुत तकड़ी वाली कर रहे हो आज, है ना। आज आपका 50-50 रेशियो मुझे नजर आ रहा है। 50 से भी मान लो 70-50, है ना, कि 30% सही जा रहे हैं और 70% लगभग गलत जा रहे हैं। कोई बात नहीं, शुरुआत ऐसे ही सही, लेकिन ये आज के प्रश्न जो मैंने करवाए हैं आपके जहन में बैठ जाएं। अगर इन प्रश्नों को मैं दोबारा रिपीटेडली अभ्यास में लेकर आऊं, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं दोबारा इनको नहीं करवाऊंगी, ला सकती हूँ, तो दोबारा आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। देखो, विद्यार्थियों को उच्चारण का अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि बिल्कुल वैसा ही बोले। अभ्यास करना नेगेटिव माना जाता है, याद रखना। ठीक है, विद्यार्थियों को कहना चाहिए कि वे दिन में अनेक बार शब्दों को दोहराएं। दोहराना, अभ्यास करना नेगेटिव माना जाता है। विद्यार्थियों को अच्छा उच्चारण सिखाने के लिए मदद करना सबसे पॉजिटिव है। इसमें इतने आसान थे ये चारों ऑप्शन को एलिमिनेट करना, बहुत आसान था। हर एक में अभ्यास कहा गया है। और यहाँ पर क्या क्या है? ड्रिल। ड्रिल का मतलब भी क्या होता है? अभ्यास होता है। कई बच्चे सोचते हैं मैम ड्रिल क्या है? ड्रिल का मतलब भी अभ्यास होता है ना, और अभ्यास का मतलब भी अभ्यास ही होता है। और बार बार शब्दों को दोहराना भी क्या एक प्रकार से अभ्यास ही करना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन की बच्चे की सहायता करी जाए। ठीक, नेक्स्ट, भाषा की कक्षा में विद्यार्थियों को इस विषय पर लिखने के लिए कहा गया। आपने अपना जन्मदिन कैसे मनाया? इसके बाद अपने अपने लेखन पर अपने सहपाठियों की प्रतिपुष्टि लेने के लिए कहा गया। इस प्रकार के आकलन को क्या कहा जाएगा? बताओगे? योगात्मक, समूह आकलन, सहपाठी आकलन। 24 का सही जवाब क्या हो जाएगा? या स्व आकलन क्या होगा? देखो, जब भी आप प्रश्न को पढ़ो, प्रश्न कह रहा है कि कौन सा सही है, तो आपको चारों ऑप्शन में दिमाग लगाना है कि कौन से आपको ज्यादा पॉजिटिव वाइब आ रही है। ऐसा लगता है कि 2 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर देते हो, और 2 में आपको लगता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यही समस्या होती है। बिल्कुल, फिर उसमें ये देखो कि दोनों में कौन सा ज्यादा पॉजिटिव है। पॉजिटिव यानी कि बच्चा ज्यादा सक्रिय नजर आ रहा है, तब वह उत्तर सही हो जाएगा। इस तरह से सोचा करो, थोड़ा सा अपना तरीका जो है, अपना एप्टीट्यूड बदलो, तभी चीजें आएंगी समझ में। तो यहाँ पर आप दे रहे हैं कुछ बच्चे बी, कुछ बच्चे सी। इन्होंने कह दिया है, क्या कहा है कि सहपाठियों की प्रतिपुष्टि लेने के लिए कहा गया। सहपाठियों से जब प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक लिया जा रहा है, तो उसको सहपाठी आकलन कहते हैं। उसको समूह आकलन नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? पीयर असेसमेंट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पीयर असेसमेंट। ठीक है, ये सेल्फ आकलन, स्व आकलन नहीं है, सेल्फ असेसमेंट नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, सहपाठी से प्रतिपुष्टि लेना। भाई आपका सहपाठी कोई आपको फीडबैक, प्रतिपुष्टि का मतलब क्या होता है? फीडबैक। फीडबैक कोई तभी दे सकता है जब उसने आपकी कॉपी जांची हो, है ना। तो यहाँ पर सहपाठी आकलन हो जाएगा। नेक्स्ट, बोली और लहजे के बारे में क्या सही है? पहचानो 25 नंबर प्रश्न। बोली और लहजा ये क्या है, इसके बारे में आपको एक सही कथन देखना है।
अगर हम देखें, लहजा प्रयोग की जा रही वास्तविक भाषा से संबंधित है और बोली इस बात को संबोधित करती है कि भाषा कैसे बोली जा रही है। लहजा बोलचाल वाले उन शब्दों व वाक्यांशों से संबंधित है जिनसे वक्ता की पहचान का पता चलता है और बोली इस बात को संबोधित करती है कि भाषा कैसे बोली जाती है। बोली प्रयोग की जा रही वास्तविक भाषा से संबंधित है और लहजा भाषा बोले जाने के तरीके से संबंधित है। क्या होगा? देखो, लहजा क्या है? तरीका, कि आप किस टोन में बोल रहे हो, किस लहजे में बोल रहे हो, कि आपकी टोन क्रोध वाली है, प्यार वाली है। कहते ना, जरा भाई तुम बोल रहे हो, कह रहे हो, समझा रहे हो तो थोड़ा तरीके से समझा लो। कई बार होता है ना कि लोगों का लहजा ही मार डालता है, कि किसी ने उसी बात को कहा प्यार के लहजे में और किसी ने उस बात को कह दिया मार के लहजे में। तो लहजा ही है जो इंसान को अपना या पराया कर लेता है। तो लहजा बोलने का तरीका है और बोली क्या है? वास्तविक भाषा से संबंधित है। हमारी भाषा है हिंदी, है ना, और हमारी बोली उसी भाषा से संबंधित है कि उधर खड़ी बोली बोली जा रही है मेरठ और इधर दिल्ली एनसीआर में ब्रज भाषा में अलग तरह से बोली जा रही है। तो वो बोली है और बोली को बोलने का जो तरीका है वो लहजा कहलाता है। तो बच्चे यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाता है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो लहजा बोले जाने के तरीके से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अध्यापक अपने विद्यार्थियों को कुशल वक्ता किस प्रकार से बना सकते हैं? अध्यापक अपने विद्यार्थियों को कुशल वक्ता, कुशल यानी कि एक उत्तम वक्ता किस तरह से बना सकते हैं? 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब दो। 26 नंबर प्रश्न, याद रखना जहां बच्चा आपको सक्रिय नजर आ रहा है वो उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या लिखा करो, तुम कौन से का जवाब दे रहे हो समझ लिया करो ध्यान से। 26 का बी दिया, ये कौन है? NJ2XYH, विक्रम कुमार। बी क्यों दिया है विक्रम? देखो, सामाजिक अंतरक्रिया के दौरान काम आने वाले मुख्य वाक्यों को सिखाकर, वाक्य सिखाने नहीं है। याद रखना जहां भी बच्चे को अवसर दिया जा रहा है, सीधी सी बात है, जहां बच्चे को अवसर दिया जा रहा है वो सबसे बेस्ट है। अगर बच्चे को अवसर नहीं दिए जाएंगे तो बच्चा सक्रिय नहीं होगा। तो जहां बच्चे को अवसर दिए जाएंगे बोलने के, आप बच्चे का उत्तम कौशल, उत्तम वक्ता बनाना चाह रहे हो, है ना, कि आपका ये बच्चा बहुत अच्छा बोले और तुम उसको बोलने का मौका नहीं दे रहे तो वो बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा ना। कहते ना, करके ही बच्चा सीखता है, बोल कर ही बोलना सीखता है, बिना बोले नहीं सीखता है। तो यहाँ पर सी कि बच्चे को अभिव्यक्त करने के अपने अब बोलना क्या है? संप्रेषण क्या है? अभिव्यक्तात्मक कौशल है। और अभिव्यक्त करने के लिए क्या होगा? बच्चे को अवसर दिया जाए, केवल मात्र यही तरीका है, बाकी कुछ भी तरीका सही नहीं है। मैम वक्ता क्या है? वक्ता का मतलब बोलने वाला। ठीक है सलेहा, वक्ता, वक्ता का मतलब बोलने वाला। श्रोता का मतलब सुनने वाला। पाठक का मतलब पढ़ने वाला। लेखक भी लिखूं? लेखक का मतलब लिखने वाला। आगे, चौथी कक्षा के विद्यार्थियों को मानक पठन परीक्षा के लिए कैसे तैयार किया जा सकता है? चौथी कक्षा के विद्यार्थियों को मानक पठन परीक्षा के लिए कैसे तैयार किया जा सकता है, बताएंगे मुझे जल्दी से। सत्ताईस नंबर प्रश्न, सही जवाब क्या हो जाएगा? बच्चों में यह कहने की टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें अपना सर्वोत्तम देना चाहिए। चूंकि अधिकांश कक्षा अच्छा कर ही लेगी, इसीलिए कम पठन क्षमता वाले विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देना, परीक्षा में आने वाले प्रश्नों से मिलते जुलते प्रश्नों के उत्तरों का अभ्यास करवाना। सीधी सी बात है कि मैं, ये चौथी कक्षा के बच्चे हैं, इनके बारे में पूछ रहे हैं। अगर मैं आपकी बात करूं, आप सीटेट के बच्चे हो, आपको मैं मानक पठन परीक्षा के लिए तैयार कर रही हूँ, आपको मैं सीटेट की परीक्षा के लिए तैयार कर रही हूँ। वही है मानक पठन परीक्षा, कि जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, जिस क्लास में पढ़ रहे हो उसके लिए आपको परीक्षा देनी है ऑफिशियली। तो उसके लिए तैयार करने के लिए क्या किया जा रहा है? मिलते जुलते प्रश्नों का ही तो अभ्यास करवाया जाता है। अब ऑथेंटिक जो पेपर आएगा एज इट इज वो तो मैं दे नहीं सकती ना, वो मेरे अंडर है ना। तो हमारे पास तरीका वही होता है कि आप उससे मिलते जुलते प्रश्नों का अभ्यास करो, क्योंकि इसी तरह के आते हैं। यहाँ पर क्या होगा? परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के मिलते जुलते प्रश्नों या उत्तरों का अभ्यास करवाकर, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही काम किया जा रहा है। 28 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे आप मुझे जल्दी से। 28 नंबर प्रश्न,
मैं मानक शब्द नेगेटिव है या पॉजिटिव? ये नेगेटिव पॉजिटिव अलग अर्थों में होता है। कब नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा वो ऑप्शन डिपेंड करेगा, प्रश्न नहीं। प्रश्न का मानक का मतलब स्टैंडर्ड। आप मानक स्टैंडर्ड सीटेट का जो पेपर है वो मानक ही तो होता है। कोई भी परीक्षा आप दोगे तो वो मानक होती है, वो स्टैंडर्ड होती है, उसके स्टैंडर्ड निर्धारित होते हैं। वहीं थोड़ी परीक्षा देने चले जाओगे, बिना सीटेट क्वालिफाई करे आप किसी टीचिंग जॉब में नहीं जा सकते हैं, तो ये मानक परीक्षा है। 28 का बी ऑप्शन आप दे रहे हैं, वेरी गुड। कि योगात्मक आकलन हेतु अपने लिखित कार्यों का पोर्टफोलियो, तो ये विद्यार्थी आकलन के लिए सबसे उत्तम नमूना है। ठीक है, नेक्स्ट 29 भाषा अधिगम के बारे में 2 कथन दिए गए हैं, कथन पढ़कर सही विकल्प चुनिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी आयु में कोई भी भाषा सीख सकता है, हालांकि कम उम्र में सीखना अधिक आसान है, भाषा अवसर मिलने पर सीखी जा सकती है। 29 का सही जवाब क्या होगा? 29 क्या है सही जवाब? सेशन को लाइक शेयर कर दिया करो, तुम्हारे अंगूठे घिसे पड़े हैं, जितने देख रहे हो लाइक कर ले करो। 29 का ए, वेरी गुड, दोनों ही कथन सही है, कोई सा भी गलत नहीं है यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे 30। कक्षा में लेखन गतिविधि के दौरान अध्यापक विद्यार्थियों को लेखन की थीम पर मानस मंथन यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए कहती है। यह युक्ति लेखन प्रक्रिया का कौन सा चरण है? लेखन पूर्व, समीक्षा करना, प्रारूपण, प्रकाशन, बताइएगा। 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 30 नंबर प्रश्न ये कौन सा चरण है? ए ऑप्शन आप दे रहे हैं, वेरी गुड। देखो, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही है, मानस मंथन कर रही है, और मानस मंथन ये लेखन से पूर्व की प्रक्रिया है, ये लेखन के पश्चात की थोड़ी है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे 31 आ जाता है, निम्न में से किसके अधिकाधिक अवसर मिलने से विद्यार्थियों के भाषा और साक्षरता विकास को बल मिलेगा? बच्चे पर बोझ डाले बगैर सीमित संसाधनों से, सहज लेखन और वाचन के बहुविध तरीकों से, जिन विद्यार्थियों का विकास पहले से अच्छा है उनके लिए गतिविधियों का अनुकूलन करके, कक्षा में पठन कोना सृजित करके, वहां पुस्तकें रखकर। तो बताएंगे किसके अधिकाधिक अवसर मिलने से विद्यार्थियों में भाषा और साक्षरता विकास को बल मिलेगा? मैम 30 में तुक्का लगाया है, अच्छा वो तुक्का काम आ गया है ना, लेकिन क्या तुक्का लगाने के बाद ये भी समझ में आ गया वो सही क्यों हुआ? ये भी पता होना चाहिए कि अगर वो सही हुआ है तो क्यों हुआ है, गलत हुआ है तो क्यों हुआ है। 31 का कौन सा ऑप्शन आप देना चाहेंगे? बी, ए, सी? जितेंद्र ने ए दिया है, राम बी, रावत सुनो मेरी बात ध्यान से, अच्छा गायब कर देना इसे, ज्यादा बातचीत चल रही है। बी, देखो यहाँ पर बी सही होगा। प्रश्न को समझो, प्रश्न क्या कह रहा है कि किस चीज के अधिकाधिक अवसर मिलने से बच्चा जो है भाषा और साक्षरता के विकास को बल मिलेगा, है ना। अब यहाँ पर बच्चों पर बोझ डाले बगैर सीमित संसाधन, संसाधन सीमित नहीं होने चाहिए भैया, आपके पास पर्याप्त संसाधन होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद सहज लेखन और वाचन के बहुविध तरीके, बिल्कुल आपको लेखन के और वाचन के जब विविध तरीकों को प्रयोग में लाओगे तो विविधता जहां पर आ जाए वो पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है, जिन विद्यार्थियों का विकास पहले से अच्छा है उनके लिए गतिविधियों का अनुकूलन करके, भैया जिनका पहले से अच्छा है यानी कि आप बायस करोगे, बच्चों के साथ भेदभाव करोगे, जिनका अच्छा है उनके लिए गतिविधि करोगे, जिनका अच्छा नहीं है गतिविधियां नहीं लाओगे। यहाँ पर सभी बच्चों को साथ लेकर चलते हैं, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट। पठन कोना सृजित करके, एक पठन कोना का मतलब स्टडी कॉर्नर बनाना है और वहाँ किताबें रख देनी है, किताबें रखने से कुछ होगा, पढ़ना भी पड़ता है उनको, तो यहाँ पर आपका बी ही करेक्ट हो जाएगा। अंजना व्याकरण की कक्षा के बारे में भ्रमित है कि कैसे पढ़ाया जाए, आप उसे व्याकरण शिक्षण का कौन सा सर्वोत्तम तरीका सुझाना चाहेंगे, बताओ। अंजना ओम कश्यप आ चुकी हैं यहाँ पर कि अंजना व्याकरण की कक्षा के बारे में भ्रमित है, कैसे पढ़ाया जाए, आप उसे व्याकरण की शिक्षा का कौन सा तरीका सुझाओगे? चलो इसको तो आप मुझे लगता है बेस्ट तरीका बता सकते हो, अंजना ओम कश्यप को सुझाना है कि कैसे पढ़ाया जाए। 32 व्याकरण के नियम कैसे बनते हैं इनकी व्याख्या करोगे आप? हैं नहीं भैया, नहीं ना, तो क्या करना है आपको? यदि व्याकरण में कोई अपवाद हो तो सबसे पहले उसकी व्याख्या करनी है। अच्छा व्याकरण में कोई अपवाद है,
बच्चे को अभी व्याकरण का नियम ही नहीं पता, तुम अपवाद पहले बता दो, बच्चा वहीं चक्कर खा जाएगा बेचारा। तो अपवाद बाद में बताने हैं। तो यहाँ पर है स्वाभाविक विमर्श, है ना, के दौरान व्याकरण के नियमों को प्रस्तुत करके, स्वाभाविक बातचीत के दौरान, है ना। तो स्वाभाविकता में क्या होता है, यहाँ संदर्भ में व्याकरण सिखाई जा रही है एक प्रकार से। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, भाषा अधिगम के लिए सामग्री निर्माण का एक सिद्धांत कौन सा है? 33 सही जवाब बताएंगे। भाषा अधिगम के लिए सामग्री निर्माण का एक सिद्धांत कौन सा है? प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री का चयन किया जाना चाहिए, सामग्री को धीरे धीरे स्तरवार बनाना चाहिए, पाठ्य पुस्तकें अपने अपने आप में पर्याप्त हैं, इसलिए शिक्षार्थी को कुछ देने की जरूरत नहीं है, सामग्री बहुत ही सूचनाप्रद होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 33 का जवाब देंगे आद्या बी, और 33 नंबर जयान ने भी बी दिया है, वेरी गुड। अच्छा, चौहान यूपी 44 डी, पूरा एड्रेस ही लिख देते हैं ना, यूपी 44, यूपी 16, यूपी 12। प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री का चयन करना, जटिल सामग्री का चयन करना कोई सामग्री की प्रामाणिकता नहीं है। भाषा अधिगम के लिए आप सामग्री निर्माण कर रहे हो, बच्चों को भाषा सिखानी है, तो सामग्री कैसी हो? बच्चों के स्तर के अनुसार। अगर बच्चा सेकंड क्लास में तो उसके स्टैंडर्ड की हो, सेकंड क्लास में तुम पढ़ा रहे हो 9th क्लास की, तो क्या बच्चा पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। तो बच्चे के स्तर के अनुसार सामग्री का चयन होना चाहिए, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 34। अध्यापक विद्यार्थियों की गलतियों का विश्लेषण करते हैं, गलतियों के प्रतिरूपों की पहचान करके विद्यार्थियों को पुनः पढ़ाते हैं और उनका स्पष्टीकरण देते हैं। यह किसके अंतर्गत आता है? सूक्ष्म शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, नियमित शिक्षण, चुनौतीपूर्ण शिक्षण। 34 का सही जवाब क्या होगा? ये एसएससी एस्पिरेंट को गायब करना, ये सबके पीछे पड़ा हुआ है, कभी आस्था को बुला रहा है, कभी रावत को बुला रहा है, कभी किसी को, है ना, बाज नहीं आएगा। 34 का जवाब क्या दे रहे हैं? बी, वेरी गुड। देखो क्या कह रहा है कि पुनः पढ़ाया जा रहा है, उसके गलतियों के प्रतिरूपों की पहचान करके पुनः शिक्षण करवाना, ये क्या है? उपचारात्मक शिक्षण है ना, इसको माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण नहीं करेंगे कहेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सब गलत है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षार्थियों के लिए मुक्त लेखन का मुख्य लाभ क्या है? मुख्य बल सटीकता पर होना चाहिए और प्रवाह मुक्त होना चाहिए, शिक्षार्थी अपनी प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा के शब्दों को लेने के लिए स्वच्छंद हो, शिक्षार्थी रचनात्मकता के लिए स्वच्छंद हो, और लिखने या न लिखने की स्वच्छंदता हो। तो मुक्त लेखन का मुख्य लाभ क्या होता है, आप मुझे बताएंगे? मैम आज तो पूरे क्वेश्चन का आंसर भी है, अब आयोग ने जो दे दिया वो दे दिया, पूरे का नहीं है, लेकिन हाँ क्रम से 3-4 का गया था लगातार। आगे चलते हैं, 35 का जवाब देंगे, क्या होगा? थर्टी फाइव का सी दे रहे हैं, बिल्कुल। देखो, बच्चा मुक्त लेखन करे, मुक्त का मतलब स्वतंत्र, फ्री राइटिंग, है ना, ओपन ओपन एंडेड क्वेश्चन जब वो लिख रहा होता है ना, तो यहाँ पर मुक्त लेखन का मतलब ये नहीं कि बच्चा लिखने में स्वतंत्र, लिखूं ना लिखूं मेरी मर्जी, ऐसा करोगे तो अगले दिन जाकर डंडा ही कुटेगा तुम्हें, है ना। तो उसका मतलब बच्चे में रचनात्मकता आए, क्रिएटिविटी आए, है ना, बच्चा स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को रख पाए, तो इसका मतलब ये हो जाता है सी ऑप्शन करेक्ट। एक दो बच्चे बी दे रहे हैं तो वो समझो, देखो, शिक्षार्थी अपनी प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा के शब्दों को लेने के लिए स्वच्छंद है, इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरी भाषा के शब्दों को भी ले सकता है और प्रथम भाषा के शब्दों को भी ले सकता है। मुक्त लेखन समझाओ। देखो, आपसे कहा कि दहेज प्रथा एक समस्या है ना, इस पर आपको लेख लिखना है। अब इसमें ये नहीं है कि आपको केवल, मैंने आपको कोई 5-10 लाइन लिखवा दी है दहेज प्रथा एक समस्या पर, आपको केवल वही रटनी है, वही लिखनी है, नहीं, मैंने बस आपको टॉपिक बता दिया, अब आपको अपनी इच्छा से अपने अनुभव लिखने हैं, आप उस समस्या को कैसे सुलझा सकते हो। संदर्भ के अनुसार जीवन उन्मुखी होने चाहिए, नियमों पर केंद्रित होने चाहिए, स्मृति आधारित होने चाहिए। 36 नंबर प्रश्न। देखो भाई, व्याकरण के नियम कैसे हों? सीधी सी बात है, संदर्भ के अनुसार होने चाहिए, है ना, व्याकरण नियमानि संदर्भानुसारी भवेयुः, संदर्भ के अनुसार होने चाहिए। 37 भाषा अधिगम के बारे में कौन सा सही है? सभी प्रकार की विषय वस्तु भाषा अधिगम है, विषयों का अधिगम भाषा अधिगम में मदद नहीं करता, विज्ञान और गणित सीखने के लिए भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, भाषा अधिगम विषय सामग्री वृत्तांतों के आधार पर ही होना चाहिए। तो मुझे बताएंगे भाषा अधिगम कौन सा सही है? 37। देखो, बी और सी तो होगा नहीं किसी भी कीमत पर, 37 पर आ जाओ।
अब आप देखें भाषा अधिगम विषय सामग्री और वृत्तांतों के आधार पर ही होना चाहिए, ये भी नहीं है। देखो जब ही शब्द आ जाए, मात्र आ जाए, केवल आ जाए, तो ये आपके नेगेटिव माने जाते हैं 99% केसेस में। 1% केसेस ऐसे होते हैं जहां पर वो पॉजिटिव है, लेकिन वो हमें पढ़ने का तरीका ये देखना पड़ेगा, वो कहना क्या चाह रहा है, पूछना क्या चाह रहा है, तो प्रश्न पर डिपेंड करेगा और प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन पर। तो यहाँ पर हम जाएंगे केवल ए पर कि सभी प्रकार की विषय वस्तु भाषा अधिगम ही है ना। आप चाहे गणित पढ़ रहे हो, चाहे एसएसटी पढ़ रहे हो, तो उसमें एक भाषा तो प्रयोग की जा रही है, तो सभी प्रकार के पाठों का या विषय वस्तु का अध्ययन एक प्रकार से भाषा अधिगम ही कहलाता है। बच्चों में भाषिक निपुणता सर्वाधिक उपयुक्त किस प्रकार से विकसित की जा सकती है? आप देखो पेडागोजी पढ़ रहे हैं, और पेडागोजी में लैंग्वेज तो हिंदी ही है, एक प्रकार से भाषा केंद्र में है आपकी अपने आप ही। आप सीडीपी पढ़ रहे हैं, सीडीपी में भी लैंग्वेज तो हिंदी ही रहती है, तो भाषा केंद्र में ही है, कहने का मतलब वो है। 38 का जवाब क्या होगा? बच्चों में भाषिक निपुणता सर्वाधिक उपयुक्त किस प्रकार से विकसित की जा सकती है? 38 भाषिक निपुणता की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर अगर आप देखें नियमित श्रुतलेख करना, श्रुतलेख तो केवल श्रवण कौशल को विकसित करेगा, ड्रिल अभ्यास गलत है, तो याद करो सीधी सी बात है, लर्निंग बाय डूइंग, सी ऑप्शन आप सभी ने दिया, वेरी गुड। कार्य आधारित गतिविधि है ना, जब बच्चा यहाँ टास्क बेस्ड लर्निंग, कार्य आधारित गतिविधि क्या है? TBL, यानी कि टास्क बेस्ड लर्निंग, इसको हम इंग्लिश में कह देते हैं, तो कार्य आधारित गतिविधि होनी चाहिए, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कक्षा 5 की अध्यापिका ने अपनी कक्षा के लिए कुछ कहानियों का चयन किया है, कहानियों के चयन हेतु तो किस मानदंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए? नेगेटिव ऑप्शन आपसे पूछा है ना, तो किन मानदंडों का चयन नहीं करना चाहिए? या विद्यार्थियों की रुचि पर आधारित होना चाहिए, विद्यार्थियों के भाषा स्तर और भाषा विकास पर आधारित होना चाहिए, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना चाहिए, चयनित की गई पुस्तकें भारतीय पृष्ठभूमि से होनी चाहिए। तो 39 का सही जवाब क्या होगा?